अच्छे लोगों को बीएपी धीरे धीरे बाहर बेदखल करती जा रही है। आदिवासी समाज ने इनको सोने की कटार दी थी, पर इन लोगों ने खुद ने उनके अंदर डाल दिए, क्योंकि ओनली आदिवासी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ओनली उन लोगों ने विकास के नाम से बस जुमलाबाजी, क्योंकि आरक्षण के नाम से भी जुमला किया, भील प्रदेश के नाम से भी जुमला किया। अगर 2 बार जीता देंगे तो हम भील प्रदेश बनाएंगे, पर आज तक यहाँ इन नेताओं ने नहीं किया। बीएपी है वही दोगलेपन की राजनीति खेलती है, क्योंकि जो बीएपी से कांतिबाई रोध था उनको भी हराने वाला ये राजकुमार रोध ही था, क्योंकि राजस्थान में तो 200 सीटें, 200 सीटें पे 17 सीटें का तो मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकता, या बन सकता है क्या? आप मान सकते हैं इस बात को? नमस्कार, आप देख रहे हैं कट्टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। कट्टू कट लाइव लगातार विधानसभा उपचुनाव 84 को कवर करने के लिए अपनी जनादेश यात्रा में है। हमारे साथ मौजूद है एक बेहद ही खास राजनीतिक शख्सियत, क्योंकि ये युवा है और बतौर निर्दलीय इस बार 84 उपचुनाव के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रवेश भगोड़ा जी। प्रवेश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कट्टू कट लाइव के लिए। जो दर्शक आपको नहीं जानते हमारे, उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कम से कम 1 मिनट में बताएं। यस, मेरा नाम है प्रवेश भगोड़ा और मैं चिखली तहसील से रहने वाला हूं, और मैं 84 विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हूं, और मैं रोयड़ा गांव का रहने वाला हूं। क्यों आपने निर्दलीय उतरने का फैसला किया? क्योंकि कहीं न कहीं हम भी पहले पार्टियों में जुड़े हुए थे। माना जाए तो अभी ये वर्तमान में बीएपी पार्टी से है, वहीं से हम पहले से जुड़े हुए थे। पर क्या पता कहीं न कहीं गलतियाँ तो बीएपी पार्टी करती है, पर हम अच्छे लोगों को बीएपी धीरे धीरे बाहर बेदखल करती जा रही है, तो हमें निकलना पड़ा। और हमने स्वतंत्र रूप से चलो लड़ के देखते हैं, हम भी चुनाव तो लड़ते हैं भाई। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत धोखाधड़ी की बीएपी ने। किस तरह की धोखाधड़ी? इस तरह की कि जब 2022 में राजकुमार चुनाव प्रचार में आए थे, उस वक्त एक घोषणा की थी राजकुमार जी ने कि जो भी गांव या बूथ फर्स्ट आएगा उस गांव को हम गोद लेंगे। तो राजकुमार ने ये घोषणा की थी, और एक बात ये भी कही थी कि जो फर्स्ट आएगा उसको मैं 2.5 लाख रुपया भी इस बूथ को या इस समाज के नाम से दूंगा। यूँ राजकुमार ने घोषणा की थी, तो वो वादा आज तक अमल में नहीं लाए। उसका मतलब गोद लेने की बात यही थी कि अगर हम गोद लेंगे तो सबसे पहले तो हम शिक्षा और स्कूलों पे काम करेंगे, और एक दूसरा नंबर पॉइंट था उसका, गांव में पानी की बहुत समस्या। हमारे रोयड़ा गांव में बूथ अगर गोद ले लेते ये 2 गांव, तो वो हमारा विकास होता, हरा भरा हो जाता। एक रोडों की समस्या थी मेन, तो वो रोडों की समस्या नहीं सुनी उनको। हमने फाइल बना के राजकुमार को दी भी थी, उसके बाद भी जीतने के बाद यहाँ सांसद भी बन गए, उसके बाद भी रोयड़ा गाँव में पैर नहीं रखा, और अभी हवा में उड़ रहे हैं, और अभी गाड़ियों पे भी घूम रहे, मोटरसाइकिल पे घूम रहे, फिर भी यहाँ आने की कोशिश नहीं की। अभी फिलहाल तो यहाँ प्रसार के लिए आ रहे, पर जीतने के बाद नहीं आते यहाँ पे। इसीलिए मैं बुरी तरह से उनके लिए विरोधी हूँ माना जाए तो, और यहाँ की जनता भी विरोधी है, क्योंकि उन लोगों ने खोखले वादे ही किए। पर आपने आदिवासी समाज की बात की, आपने समाज की बात की। मैं कहता हूँ कि वो तो हमेशा उनका राजनीतिक जो उद्देश्य है, हमेशा उनके दावे वादे और जितने भी बयान होते हैं उसमें आदिवासी समाज की बात करते हैं, तो फिर ये अलग अलग विचारधारा आपकी कैसे हो गई? क्योंकि कहीं न कहीं इन लोगों की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। क्योंकि अगर बीएपी अगर सही होती तो ये बादामी लाल वर्तमान में अभी फ़िलहाल वो भी यहाँ का प्रधान भी था, और वो बीएपी से ही जीता हुआ था, तो उसके भी पीछे कहीं न कहीं निकलने की कोई न कोई वजह होगी तो ही निकलेगा। क्योंकि बीएपी की कहीं न कहीं कमियों के कारण से, क्योंकि बीएपी पार्टी को आदिवासी समाज जो एक बहुत अच्छा भी समाज है और बोला बाला समाज है, उसने आदिवासी समाज ने 4-5 एमएलए बनाए। मतलब आदिवासी समाज ने इनको सोने की कटार दी थी, पर इन लोगों ने खुद ने उनके अंदर डाल दिए, क्योंकि उनको तो गले में यहाँ रखने के लिए दी थी, पर इन लोगों ने ये काम नहीं किया ऐसा, इसीलिए वो लोग उनके विरोध में जा रहे हैं। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि क्या बीएपी पार्टी या राजकुमार रोध की जो राजनीति है वो आदिवासी है उनका इस्तेमाल करती है, उनको ओनली आदिवासी को इस्तेमाल कर रहे हैं? ओनली उन लोगों ने विकास के नाम से बस जुमलाबाजी, क्योंकि आरक्षण के नाम से भी जुमला किया, भील प्रदेश के नाम से भी जुमला किया। अगर वो कहते थे विधानसभा में भी मुद्दा उठाते, पर आज तक इन लोगों ने ये हम आरक्षण आज लाएंगे, 10 बार जीता तो हम ले आएंगे, ये आज तक राजकुमार ने भी नहीं किया। ये जितने भी बीएपी के जो विधायक हैं इन लोगों ने आज तक नहीं कहा है। अगर हम 2 बार जीता देंगे तो हम भील प्रदेश बनाएंगे, पर आज तक
यहाँ इन नेताओं ने नहीं किया हमारे सामने ये वादा। प्रवेश भगोरा भील प्रदेश को कैसे देखते हैं? क्या ये सही है, क्या ये भील गलत है या ये सिर्फ ख्वाब है? भील प्रदेश को माना जाए तो देखो, भील प्रदेश एक जातिगत तो भील प्रदेश हो भी नहीं सकता, मेरा मानना तो ये भी है। क्योंकि मैं विरोध तो नहीं कर सकता, पर भील जाति के नाम से होता है तो फिर ये एक देखा जाए तो एक जातिगत भी हो सकता है। तो इस बात को मैं मानने के लिए इनकार करता हूँ। इस बात को तो स्टेट की मांग रही अलग ही बात है। अगर हो सके तो स्टेट भीलों के नाम से कोई अलग स्टेट बन भी सकता है, पर भील राज के नाम से तो कभी नहीं बनेगा। और प्रवेश भगोरा हिंदू हैं या आदिवासी हैं? मैं तो हूँ आदिवासी। आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते? हिंदू नहीं मानता हूँ। तो मतलब यहाँ की जनता है ही आदिवासी है, हिंदू नहीं मानते। तो मतलब इस विचार पे आप बीएपी से सहमत है कि अगर उनका ये जो विचार है, राजकुमार रोध का ये जो विचार है, इससे आप सहमत हैं? हाँ, इससे सहमत है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या जब निर्दलीय उम्मीदवार प्रवेश भगोरा ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने का फैसला किया, तो क्या वो पार्टियों के पास गए थे, बीएपी, बीजेपी या कांग्रेस के पास टिकट मांगने के लिए? नहीं, मैं किसी पार्टी के सामने मैंने भीख नहीं मांगी। क्योंकि भीख तो कौन मांगता है। यहाँ के बीएपी के जो राजकुमार रोध हैं, जब 2023-22 में जब सांसद के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त यहाँ के जो सांसद थे, यहाँ की बीएपी की पार्टी थी, वो कांग्रेस की गोदी में चली गई थी। और कांग्रेस की गोदी में जाके इन लोगों ने ये भी फैसला लिया था कि तुम गठबंधन करो, यूँ करके आमने सामने गठबंधन भी बीएपी ने किया था। क्योंकि वो बीएपी है, वही दोगलेपन की राजनीति खेलते हैं वही लोग। जब अब ये विधानसभा के चुनाव आए, तब कांग्रेस को बाहर कर दिया। जब उनके हारने की स्थिति में हो, तब गठबंधन कर लेते हैं बीएपी से। बीएपी और कांग्रेस अब अलग हो गई। उसका मतलब साफ सा जाहिर है, क्योंकि बीएपी एक जुमलेबाज पार्टी है। बीएपी के नेताओं का, जो पहले बीटीपी थी, इन नेताओं का कांग्रेस के साथ जाने को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई डील थी या क्या कारण रहा होगा कि ये लोग साथ में आ गए? कुछ न कुछ तो वजह होगी इनकी। झूठे झूठे जुमले ही करते गए तो फिर लोग धीरे धीरे अलग होते जा रहे, धीरे धीरे। बहुत अभी माना जाए तो बीएपी से वो बांसवाड़ा से वो मणिलाल जी गरासिया, उनको भी बेदखल कर दिया, और यहाँ से बदामी लाल जी को भी बेदखल कर दिया। और बीएपी को हराने वाले यहाँ के जो नेता हैं, जो राजकुमार सांसद है, वही हराने वाला सबसे पहला व्यक्ति है। क्योंकि जो बीएपी से कांतिभाई रोध था, उनको भी हराने वाला ये राजकुमार रोध ही था। और मोहन भाई डेंडोर को भी हराने वाला ये बीएपी के ही लोग बीएपी को हराने वाले हैं। अब आपको लगता है कि बीएपी पार्टी पूरे राजकुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है? हाँ, जो वो हैं बस वही हैं। हाँ, वही है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपनी टक्कर में किसको देखते हैं? क्या महेश रोध को देखते हैं, अनिल कटारा को देखते हैं, या फिर कारीलाल वर्मा को देखते हैं? उसका तो निर्णय जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कन्फर्म। तो आपको क्या लगता है, आपका जो वोट बैंक है, आप किसको नुकसान पहुँचाएंगे इन तीनों पार्टियों में से? हम तो तीनों का पहुँचाएंगे नुकसान। अनिल कटारा का चुना जाना, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पोपट खोकरिया की नाराज़गी हुई है, आप क्योंकि इस पार्टी से आते हैं तो आप इसको बेहतर समझा सकते हैं। अनिल कटारा और पोपट खोकरिया की तो ज़्यादा करके मैं इतना सारा नहीं जानता हूँ, पर 3 कैंडिडेट थे, उसमें मिली है अनिल कटारा को। लेकिन अनिल कटारा जिस क्षेत्र में है, अभी हम जिस क्षेत्र में अपन खड़े हैं, इसी क्षेत्र से अनिल कटारा भी जिला परिषद सदस्य है। वो जिला परिषद से एक भी छोटा मोटा काम नहीं करवा सका, तो वो जयपुर में मतलब विधानसभा में जाके भी क्या करवा सकेगा? क्योंकि यहाँ छोटा मोटा काम नहीं करवा पाया, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे माना जाए तो बीजेपी की सरकार है, इनकी सुनने वाली तो है नहीं। और ये हो सके तो ये हमारे टीएसपी एरिया में, आदिवासी एरिया में माना जाए तो 17 सीटों से कोई सरकार बन सकती है। आप मान सकते हो क्या सरकार बन सकती है हमारे यहाँ पे, अगर आदिवासी चाहे तो? क्योंकि राजस्थान में तो 200 सीटें पे 17 सीटें का तो मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकता, या बन सकता है क्या? आप मान सकते हो इस बात को? मेरा अगला सवाल ये है कि अब आप बीएपी से नाखुश हैं, उनकी विचारधारा से भी शायद असहमत होंगे, तो अब आपको क्या लगता है कि आपके जो विचार है वो किससे मिलते हैं, किस पार्टी से मिलते हैं? हमारा विचार किसी पार्टी से मिलता जुलता नहीं। हमारा विचार सामाजिक विचार है, और समाज के जो मुद्दे हैं, मेन तो एक तो आरक्षण है। मेन मुद्दा हमारा आदिवासियों को 6% हमारा टीएसपी में 6.5% होना चाहिए, वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और वैसे माना जाए तो बहुत कुछ मुद्दे हैं समाज के हित में। हमारे आईएएस आरएएस के पढ़ने के लिए हमारी
अच्छी हमारे ये डूंगरपुर ज़िले में चौरासी में भी हमारी अच्छी अच्छी बड़ी कोचिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भोले भाले हमारे पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, पर कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही बाधा आ रही है, तो इसके लिए हम बड़ी बड़ी कोचिंग की व्यवस्था करवाएंगे। ये हमारी मांगे भी हैं और सरकार के सामने रखेंगे। अब प्रवेश भगोरा के निजी जीवन पर चलते हैं। मैं देख भी रहा हूँ कि आपका घर केलूपोश घर है, आसपास रोड भी नहीं है, सड़क मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए खर्चा बहुत होता है। कैसे मैनेज कर रहे हैं सब चीज़ें? वो तो हमारा समाज भी थोड़ा बहुत हमें भी मदद कर रहा है, और हम हो सके तो इतना तो करेंगे। थोड़ा थोड़ा तो हम ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे खर्चा तो, पर समाज भी हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो फिर इसके हिसाब से हम करेंगे। और अगर आप बताना चाहें अब तक कितना खर्चा हो चुका है? अब तक हुआ होगा लाख के आसपास। आखिरी सवाल है मेरा, और ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का है। आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जनता से हम पूरी उम्मीद करेंगे, और जनता के जो हम वादा करते हैं हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। और जनता की यही मांगे हमारे कि हमारे यहाँ किसानों को ये जंगली जानवर वगैरह हैं वो बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक सबसे पहले तो हमारे चौरासी में और गांव हर पंचायत में तारबंदी की बाड़ करवाएंगे, और जंगली पशुओं से हम खेती को बचाएंगे और किसानों को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो। इसके लिए हम टीएडी से भी और राज्य सरकार से भी ये मांग रखेंगे कि तारबंदी की जाए किसानों की रक्षा के लिए। ठीक है, शुक्रिया प्रवेश जी हमसे बात करने के लिए। कट टू कट लाइव लगातार चुनावी इंटरव्यू में था, और हमने एक निर्दलीय उम्मीदवार से, युवा निर्दलीय उम्मीदवार से बात करके ये जाना कि मुद्दे सिर्फ हमेशा क्षेत्रीय राज्य स्तर पर नहीं होते, क्षेत्र के भी ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं, गांव के ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं जिन्हें सुनना या सुनाना और समझना ज़रूरी है। ऐसी जनादेश यात्रा लगातार जारी है, आगे भी चल रहा है। चुनाव का दिन बेहद करीब है, इसलिए सारी चुनावी अपडेट आपको कट टू कट लाइव पे बेहद ही तफसील अंदाज में मिल जाएगी। देखते रहिए कट टू कट लाइव। नमस्कार।